सीटेट 7 जुलाई 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। और इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में सीडीपी में पेडागोजी के तहत जो आता है 1 से लेकर के 30 तक क्या क्या सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए उसको देखते एक एक करके क्या क्या सब क्वेश्चन पूछा गया है ये 7 जुलाई 2019 को। देखिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आप लोगों को कि जेंडर क्या है। तो जेंडर आप लोग जानते होंगे, जेंडर उसको कहा जाता है जो लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है एक तरीके से। और ये तो प्रकृति रूप से निर्धारित नहीं होता, ये हम लोग के समाज द्वारा बनाया गया है कि लड़का ये काम करेगा और लड़की वो काम करेगी। तो इसके तहत लड़का लड़की में जो भेदभाव किया जाता है ये एक सामाजिक संरचना के तहत आता है। इसलिए फर्स्ट नंबर का क्या हो जाएगा 4। एक जेंडर एक क्या है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 2 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो इसमें देखिए सबसे फर्स्ट में क्या दिया हुआ, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तिगत, स्व। ये नहीं हो सकता है सामाजिक रूप से, इसमें कुछ कम है। संवेदनात्मक, बुद्धि, आध्यात्मिक, ये भी कुछ देखते हैं स्व है, इसमें कुछ कम है। इसमें सबसे परफेक्ट जो होगा आप लोगों को शारीरिक, संज्ञानात्मक। शारीरिक मतलब शारीरिक रूप से व्यक्ति विकास करता है, उसके शरीर में वृद्धि होता है। फिर संज्ञानात्मक मतलब कोई भी गुस्सा, मनोभाव जो भी अपने आसपास के देखते हैं संज्ञानात्मक टाइप का, वो उसमें बदलाव होता है। एक सामाजिक परिवर्तन आता है, व्यक्ति में विकास होता है। और एक संवेगात्मक विकास होता है। तो इस कारण से 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सही आयाम है, इसका होगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको क्या है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो निम्नलिखित कथनों में से बुद्धि के बारे में क्या सही है। तो देखिए बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमाणित की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। तो ये तो आपको हो नहीं सकता है कई योग्यता। फिर है बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार का एक परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवांशिक। तो इसमें से परफेक्ट जो लग रहा है 3 का, देखिए ये उससे सबसे परफेक्ट है फर्स्ट नंबर का, बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमाणित की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती है। इसी कारण से 3 का हो जाएगा फर्स्ट नंबर का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देख। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप लोगों के पास क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। तो प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम, ये आप लोग जानते होंगे प्राथमिक मतलब बच्चे का पहला जो होता है, पहला विकास बच्चे का कहाँ पर होता है। तो सिंपल सी बात है, उसका परिवार में विकास होता है। इसलिए प्राथमिक सामाजिकरण मतलब पहला समाज जो है हमारा वो है परिवार। परिवार से ही सबसे पहले बच्चे सीखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ करके विद्यालय, मीडिया या सरकार कहीं भी आगे जाते हैं। तो इस कारण से प्राथमिक सामाजिकरण क्या हो जाएगा, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। 5 में क्या दिया हुआ है। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि। जीन पियाजे जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट पर काफ़ी शोध किए हुए हैं, तो उसके द्वारा दिया गया जो है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है क्या। तो इसमें देखिए फर्स्ट नंबर में क्या दिया है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। 2 में क्या दिया है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। ये तो गलत हो जाएगा, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न हो ही नहीं सकती। उसका सोच जो होता है वो वयस्कों के बराबर ही होता है, थोड़ा मात्रा में कम होता है। फिर है 3 नंबर में बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। ये भी कोई चलने वाली बात नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि बेहतर ही होगा, बराबर भी हो सकता है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से, मात्रात्मक जहाँ आ गया वहाँ तो बिल्कुल ही रहूँगा। इसलिए 5 का सबसे परफेक्ट है, बच्चों की सोच जो है गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। मतलब उसमें मात्रा में भिन्न नहीं होते, वो उससे कुछ हट के अलग सोचते हैं, लेकिन उसके बराबर ही सोचते हैं बच्चे। इसी कारण से 5 का फर्स्ट नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तो ये आप लोग जानते हो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसमें बच्चे किसी भी चीज़ को छू करके अनुभव करके अपना ज्ञान हासिल करते हैं, मतलब अमूर्त रूप से ज्ञान को हासिल करते, तो वो आता है विचारों की अनुत्क्रमणीयता। ये आपको आ जाएगा 6 का फर्स्ट नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है
कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो बच्चे और उसके अधिगम के मतलब बच्चा अगर सीखता है, कोई किसी भी बात को ग्रहण करता है, वो अधिगम करता है, तो उसके एवज में कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर में क्या दिया, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, बच्चे को हम दंड नहीं दे सकते, ये तो बहुत गलत बात है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, चलिए ये ठीक लग रहा है। आगे और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिक के द्वारा निर्धारित होता है, ये गलत बात है। कुछ उसका आनुवंशिक के द्वारा होता है और कुछ उसका जो होता है एक वातावरण के द्वारा आता है, इसमें सिर्फ आनुवंशिक लिखा हुआ था, इसलिए ये भी गलत है। 3 नंबर का भी। 4 का देखिए, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करती है, ये चलने वाली बात नहीं है, बिल्कुल गलत है। अगर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो रहेगी उससे इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी बच्चा जो निम्न तबके का आता है वो पढ़ने में अच्छा नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। वो भी पढ़ने में ठीक हो सकता है। इसी कारण से 7 का सबसे परफेक्ट आंसर जो आपको लग रहा है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसमें सबसे परफेक्ट क्या हो जाएगा, 2 नंबर का, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते तथा सीखने में सक्षम है। बिल्कुल सही है कि सभी बच्चे सीखने में सक्षम है और सभी बच्चे प्रभावित भी होते हैं। हर एक बच्चा, चाहे कोई भी किसी भी तबके का आता हो, किसी भी समाज से आता हो, ठीक है। तो 7 का 2 नंबर का राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। तो ये आप लोग जानते होंगे, किसी भी प्रगतिशील शिक्षा में मतलब एक तरीके से सही तरीके से आगे बढ़ता हो बच्चे, तो उस प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को एक सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है, मतलब एक नन्हे वैज्ञानिक के तौर पर उसको देखा जाता है जो सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का अर्जन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया हुआ है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, मतलब हमारे वैज्ञानिक जो लेव वाइगोत्स्की थे वो अधिगम के बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने एक सामाजिक अंतःक्रिया के संबंध में एक बुक लिखी हुई है, तो उसके अनुसार से लेव वाइगोत्स्की के अनुसार से अधिगम एक सामाजिक गतिविधि होता है। तो इस कारण से लेव वाइगोत्स्की के अनुसार से अधिगम क्या है, एक सामाजिक गतिविधि है, इसलिए 2 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या होते हैं, बच्चे को क्या करना चाहिए। को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सिखाया जा सकता है। जहां पर पुरस्कार और दंड आ जाता है वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका 2 देखिए, ज्ञान को सक्रिय रूप में संरचित करते हैं बच्चे जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते तथा अन्वेषण करते हैं, ये थोड़ा सा लग रहा है सही है। कुछ और देख लेते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, चलिए ये भी ठीक है, लेकिन उतना परफेक्ट नहीं है। को औद्योगिक अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है, ये भी गलत है। इसका जो परफेक्ट आंसर होगा आपको 2, 10 का 2 हो जाएगा। बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते तथा अन्वेषण करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है क्या, फिर भी चालक विकास का क्रम कहां से कहां तक होता है। तो इसमें चलिए इसका ऑप्शन 11 का ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन आपके पास ये रहा, चालक जो होता है वो एक तरीके इसका 4 राइट आंसर हो जाए। अप्रकिष्ट मतलब स्थूल से लेकर के सूक्ष्म की, अगर कोई भी चीज़ विकास करता है तो वो स्थूल मतलब बड़े से लेकर के सूक्ष्म छोटे की ओर काफ़ी मतलब उसका ज्ञान बढ़ता है, एक सूक्ष्म की तरफ, स्थूल से लेकर के तो उसका सूक्ष्म की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करते हैं उसे क्या कहते हैं। वयस्कता मतलब जो जिसके मतलब जिस अवधि के बाद एक मतलब आदमी जो है परिपक्व होता है, मतलब वयस्कता एक मतलब परिपक्व इंसान के तौर पर निर्मित होता है। तो वो आप जानते होंगे कि बाल अवस्था के बाद एक किशोरावस्था ऐसा चरण आता है बच्चे में, जिसके बाद वो जो वयस्कता की ओर वृद्धि करते, वयस्कता की ओर अग्रसर होते हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, वह अवधि जिसके बाद, तो जिसके बाद तो किशोरावस्था के बाद, इसीलिए 12 का 2 राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या दिया हुआ है कि एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं, मतलब कोई भी बालक जो अगर
कक्षा में, प्रथम कक्षा, प्रारंभिक कक्षा में आती है और अपने साथ जो भी अनुभव लाती है तो उसको क्या करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, उसके पास भी काफ़ी अनुभव रहता है, वो अपने परिवेश से भी ज्ञान काफ़ी अर्जित करते हैं, ज्ञान देखे हुए रहते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, 13 का फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो ये आप लोग जानते होंगे कि इससे बच्चे के दिमाग में एक ऐसी बात आ रही है कि अगर वो ऐसा करता है तो उसको दंड दिया जाएगा और उसको आज्ञा का वो उल्लंघन कर रहा है, तो इस कारण से ये आ जाएगा आपको दंड एवं आज्ञा पालक अभिविन्यास के तहत आएगा। तो 14 का 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या दिया है। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लैब वायगुत्सी क्या कहते हैं। मतलब जो खुद से ही संवाद करते हैं, खुद में ही बात करते हैं, तो उसको लैब वायगुत्सी, उसको व्यक्तिगत वार्ता के तहत देखते हैं। तो इसीलिए 15 का 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे स्वयं से ये मौखिक संवाद के तहत, मतलब व्यक्तिगत वार्ता के तहत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। मतलब विशिष्ट लिंग, ऐसा मतलब एक समाज में हमारा बनाया हुआ है कि ये खिलौना लड़का ही खेलेगा, उस खिलौने से लड़की ही खेलेगी, इस टाइप का कपड़ा लड़का ही पहनेगा, उस टाइप की कपड़ा लड़की ही पहनेगी। तो ये सिंपल सी बात है कि लड़कियों में इस तरीके से, ये तरीके से समाज में जो बनाया गया, इसमें भेदभाव हो रहा है। तो ये आपको क्या आ जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता, मतलब एक जेंडर भेदभाव है। तो इस कारण से 16 का 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 में क्या दिया हुआ आपके पास कि एक शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे। मतलब एक शिक्षक के तौर पर आप क्या कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या है, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है, वह महत्व देता है। ये तो बिल्कुल राइट है। कुछ और देख लेते हैं। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। ये तो बिल्कुल गलत है। वह विशेष संस्कृत समुदाय के बच्चे को बढ़ावा दे, खाली एक ही समुदाय के बच्चे को बढ़ावा देगा, मतलब विशेष कुछ खास होता है, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। फिर है, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नता तथा विविधताओं की अनदेखी करे। अनदेखी करना भी, ये भी बिल्कुल गलत बात है। इसीलिए 7 का राइट जो आंसर है, एक शिक्षक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है, वह महत्व देता है। इसलिए 17 का फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो ये आप लोग काफ़ी पढ़े होंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ऐसी वकालत करता है जिसमें सभी को समान रूप से शिक्षा दिया जा सके, जिसको कहा जाता है समावेशी शिक्षण। तो इसीलिए 18 का क्या हो जाएगा, 3 राइट आंसर हो जाएगा। आपको समावेशी शिक्षण को मतलब काफ़ी वकालत करता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सामाजिक, इसका हो जाएगा समावेशी शिक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या दिया हुआ है कि इसमें खाली जगह है, विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसमें है कि ऐसे बच्चे जिसमें सभी बच्चे समान रूप से शिक्षा ग्रहण कर सके, तो उसको समावेशी शिक्षा के तहत देखा जाता है। तो ये आ जाएगा आपका 19 का 2 नंबर का राइट आंसर। मतलब सभी को समान रूप से शिक्षित किया जाए, शिक्षा दिया जा सके, समावेशी शिक्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या दिया हुआ है। ठीक है, 20 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो फर्स्ट नंबर में क्या है, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन। तो इसमें क्या कर रहा है, नहीं। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या देखा, कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ नहीं देखते हैं और जो रहे राइट होता है उसे मार देते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ हमको सबसे पहले देख लेना है कि इसमें नहीं दिया हुआ। तो यहाँ नहीं दिया हुआ, तो नहीं में देखिए कंठस्थीकरण एवं स्मरण। सिंपल सी बात है, आजकल के स्टूडेंट को रट्टा मारने के लिए नहीं कहा जाता, वो कंठस्थीकरण के तहत नहीं आता, इसलिए 20 का 2 हो जाएगा राइट आंसर। कंठस्थीकरण एवं स्मरण को नहीं देखा जाता। ठीक है, 20 का 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों का स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। चलिए देखते हैं फर्स्ट का क्या क्या क्वेश्चन इसका मिलान होता है। प्रतिभाशाली बच्चे। तो प्रतिभाशाली बच्चे वे बच्चे होते हैं जो किसी भी चीज़ को शीघ्रता से सीख लेते हैं, मतलब बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो ए का यहाँ लग रहा है, ए का 4 होगा। फिर बी का देखिए अधिगम अशक्ता। अधिगम अशक्ता उसको कहते हैं जिसको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है, मतलब धारा प्रभाव पढ़ने में गलती होती है, तो बी का फर्स्ट। ठीक, सृजनात्मक वैसे होते हैं जो
जो मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, तो सी का 2 और अवधान में कमी अतिश्रितता ये हो जाएगा 3। तो देखिए किसका मैच सही कर रहा है, ए का फर्स्ट, बी का 2, ए का हो जाएगा आपको 4, बी का 2। तो देखिए ए का बी का 1 हो जाएगा। तो इसका देखिए राइट 3 इसका सही मैच हो रहा है, इसी कारण से 3 नंबर का इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, जिससे इसे मिलान करके देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं कब, जब, देखिए क्या है, वे विभिन्न गतिविधियों में कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये तो बिल्कुल राइट लग रहा है। कुछ और देख ले, शिक्षक या कक्षाकार में होने वाली घटना को पूर्ण रूप से नियंत्रित कीजिए, बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसलिए सबसे राइट आंसर एक ही नंबर में इसका फर्स्ट लग रहा है कि वे विभिन्न गतिविधियों में कार्यों में सक्रिय रूप से जब भाग लेते हैं तो वे बहुत अच्छे से सीखते हैं। इसलिए 22 का फर्स्ट नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 के क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया हुआ कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए। इसमें क्या है, बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, तो बिल्कुल रॉन्ग है। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, इसके बाद है पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, तो बिल्कुल रॉन्ग है। पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 2, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है। तो अधिगम क्या है, इसमें फर्स्ट नंबर में क्या है, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। चलिए कुछ और इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ। 2 नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। 3 नंबर में एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। तो अधिगम क्या है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया के तहत आता है। ठीक है, तो इसका 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 25 में क्या दिया हुआ, 25 में है कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या होते हैं। विद्यार्थी, सिंपल सी बात है, विद्यार्थी जब शिक्षक को अपने विद्यार्थी के बारे में एक सकारात्मक विचार आएगा तो वो सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होंगे। इसलिए 25 का 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, बच्चों की गलतियाँ। बच्चों की गलतियाँ क्या होती है, अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों की एक अंतर्दृष्टि देती है। ये तो बिल्कुल राइट लग रहा है। कुछ और देख लेते हैं, क्या है, बार बार अभ्यास करने के लिए तुरंत, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। प्रदर्शित करते बच्चे कितने लापरवाह है, ये भी बिल्कुल कर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्व नहीं, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसलिए 26 का 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 27 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या है, मूल्यांकन को क्या करना चाहिए। मूल्यांकन एक प्रकार का क्या है, फर्स्ट नंबर में क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, लिखित ही हो सकता है मूल्यांकन, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, कोई गलती। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ये बिल्कुल सही लग रहा है। केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, खाली नंबर के लिए मूल्यांकन होगा, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। अधिगम मूल्यांकन उसको कहा जाता है जिसमें हमको ये पता चलता है कि विद्यार्थी किस रूप में सीख रहा है। तो इस कारण से 27 का एक राइट हो जाएगा 3, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। इसलिए 27 का क्या हो जाएगा, 3 राइट आंसर। ठीक है, चलिए 28 क्वेश्चन को। तो देखिए 28 में क्या दिया हुआ, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। मतलब कौन सा सिद्धांत नीचे लिखी हुई स्थिति, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं जब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। तो इस टाइप का अगर होगा, मतलब विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी अपने आप में ये सोच रहा है कि मैं अच्छा नहीं कर सकता हूँ और इससे उसके काम पर काफ़ी असर पड़ता है, तो प्रकार से उसके दिमाग में एक प्रकार का संज्ञान आ रहा है जो उसके संवेग को भी प्रभावित कर रहा है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो 28 का 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब संज्ञान एवं संवेग जो है परस्पर संबंधित है, जिससे उसका एक काम बाधित होता है तो दूसरा काम भी बाधित हो जाता है। इसलिए 28 का 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 29 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। देखिए फर्स्ट नंबर में क्या ऑप्शन है, बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुमान लगाने में भौगोलिक विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, पाठ्य पुस्तकों के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान करके, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। सभी पाठ के एक ही प्रकार के प्रश्नों को, तो ये एक ही प्रकार जहाँ गया वो तो बिल्कुल ही गलत है। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचना कंठस्थीकरण तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। रट्टा मारने वाला रट्टाफिकेशन, ये बिल्कुल। इसका सबसे राइट आंसर क्या है, बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए। ठीक है, तो 29 का फर्स्ट नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 30 लास्ट क्वेश्चन जो 30 है,
देखते हैं उसमें क्या दिया है। वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? जिसमें विद्यार्थी का खुद का अनुभव शामिल होता है, जिसमें विद्यार्थी को केंद्र में रखा जाता है, मतलब विद्यार्थी जो कुछ सोचते हैं उसके तवज्जो को उसको काफ़ी उसको मतलब दिया जाता है एक कि विद्यार्थी किस तरीके से सोचते हैं, तो वो आता है कि विद्यार्थी अधिगम करता केंद्रित विधि के तहत आता है, मतलब विद्यार्थी कैसे सोचते हैं खुद विद्यार्थी को केंद्र में रखा जाता है। इसीलिए इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 का 4 एकदम राइट आंसर। ठीक है, तो ये था आपका मतलब 7 जुलाई 2019 को पूछा गया सीटेट का चाइल्ड डेवलपमेंट का 1 से लेकर के 30 तक जो भी क्वेश्चन था। तो ठीक है, आशा करता हूँ तो इसमें आप लोगों को अच्छे से मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है समझ में आ गया होगा। उसको काफ़ी मैंने अपने तरीके से एक डील करने की भी कोशिश की। तो ठीक है, अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से और सारी ढेर सारी सूचना आप लोगों को दिया जाएगा सीटेट के तहत। उसका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इस साइट पर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा प्रयास, पसंद आया ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। साथ ही शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।